नमस्कार साथियों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नियम 16 की कार्रवाई, जिसको हम 16 सीसीए की कार्रवाई के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, जब किसी कार्मिक की शिकायत होती है और शिकायत में गंभीर अनियमितता देखने को मिलती है या शिकायत में गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगाए जाते हैं शिकायतकर्ता के द्वारा, तो जो अनुशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा प्राथमिक जांच करवाई जाती है। और प्राथमिक जांच में जब कार्मिक प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो फिर जो अनुशासनिक अधिकारी होता है उसको, या अनुशासनिक अधिकारी है वो कार्मिक को, या उसको अपचारी कार्मिक कहेंगे, क्योंकि अपराधी तो उसको कह नहीं सकते, अभी अपराध साबित नहीं होता है कार्मिक पे, इसलिए उसको अपचारी कार्मिक कहा जाएगा। तो जो अपचारी कार्मिक है उसको 16 सीसीए के अंतर्गत चार्जशीट जारी की जाती है। अनुशासनिक अधिकारी जैसे ही अपचारी कार्मिक को 16 सीसीए में चार्जशीट जारी करता है तो वो चार्जशीट थ्रू चैनल अपचारी कार्मिक के पास पहुंचती है। चार्जशीट अपचारी कार्मिक को तामील करवाई जाती है और उसकी रिसीव्ड वापस उसी चैनल से अनुशासनिक अधिकारी के पास पहुंच जाती है। अनुशासनिक अधिकारी ने एक तरफ कार्मिक को 16 सीसीए में चार्जशीट दे दी, तामील भी करवा दी, लेकिन दूसरी तरफ अनुशासनिक अधिकारी एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है विस्तृत जांच कराने के लिए, क्योंकि जो आरोप हैं कार्मिक पे वो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए विस्तृत जांच 16 सीसीए में आवश्यक हो जाती है। तो विस्तृत जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा, और विभाग का पक्ष रखने के लिए एक अधिकारी की और नियुक्ति की जाती है जिसको उपस्थापक अधिकारी कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में हम समझें कि अनुशासनिक अधिकारी ने एक तरफ प्राथमिक जांच का जो निष्कर्ष आया उसके आधार पे अपचारी कार्मिक को 16 सीसीए में चार्जशीट दे दी, दूसरी तरफ वो एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करेगा और एक उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उपस्थापक अधिकारी का क्या काम होता है? वो विभाग का पक्ष रखेगा। तो विभाग का पक्ष रखने के लिए उपस्थापक अधिकारी हो गया, एक अपचारी कार्मिक हो गया और एक जांच अधिकारी हो गया। जब किसी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो जांच अधिकारी नियुक्त करने का जो आदेश होता है वो उसको तामील करवाया जाता है, और उपस्थापक अधिकारी होता है उसको जो अपचारी कार्मिक को चार्जशीट सौंपी गई है उसकी एक प्रति दी जाती है, और उस अपचारी कार्मिक के विरुद्ध जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे उस चार्जशीट के साथ उपस्थापक अधिकारी को दे दिए जाते हैं। जांच अधिकारी भी नियुक्त हो गए, उपस्थापक अधिकारी भी नियुक्त हो गया,
जांच अधिकारी को उसका आदेश भी तामील करवा दिया गया। उसके बाद में अब 16 सीसीए की जांच की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, और ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 16 सीसीए की जो जांच की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी माननीय न्यायालय में किसी केस की सुनवाई होती है। यहाँ आप हम समझने के लिए जो उपस्थापक अधिकारी है उसको एक तरह से सरकारी वकील की तरह समझ सकते हैं, और इसमें औपचारिक कार्मिक जो बचाव पक्ष है, एक जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति हो ही गई है। अब जांच की प्रक्रिया ऐसे शुरू होगी कि सबसे पहले अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा जिस अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उसका कार्यालय कौन सा होगा। तो जो जांच अधिकारी बनाया गया है उसका खुद का जो कार्यालय है वो ही जांच अधिकारी के कार्यालय के रूप में काम करेगा। जांच अधिकारी अपने कार्यालय में ही दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा। प्रक्रिया ऐसे प्रारंभ होगी कि सबसे पहले जांच अधिकारी को औपचारिक कार्मिक के विरुद्ध जो चार्जशीट दी गई है या चार्जशीट की जो प्रति उपलब्ध कराई गई है उसका वो गहनता के साथ अध्ययन करेगा कि कार्मिक पे कौन कौन से आरोप लगाए गए, कौन से चार्ज आरोपित किए गए, उसके पक्ष में क्या क्या दस्तावेज हैं, इन सब का वो अच्छी तरह से अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के पश्चात उसको, चूंकि ये 16 सीसीए की सारी कार्रवाई, ये सारी प्रोसीडिंग है वो लिपिबद्ध की जाती है, लिखी जाती है, मौखिक कुछ नहीं होता है इसमें, तो उसको एक रीडर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जांच अधिकारी है वो अपने ही कार्यालय के किसी एक लिपिक को रीडर के रूप में स्वयं नियुक्त करेगा, और उसका काम क्या होगा, जैसे जैसे सुनवाई होगी आगे वो जो लिपिबद्ध करने का काम है वो उस रीडर के द्वारा किया जाएगा। रीडर की नियुक्ति करने के पश्चात जो जांच अधिकारी है वो अपने कार्यालय से, जांच अधिकारी के कार्यालय की हैसियत से औपचारिक कार्मिक को और उपस्थापक अधिकारी को सम्मन जारी करेगा, और ये जो सम्मन जारी करेगा वो सम्मन संबंधित पक्ष तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी जानकारी करना भी जांच अधिकारी का ही दायित्व है। वो ये सुनिश्चित करता है जांच अधिकारी कि उसके द्वारा भेजा गया सम्मन उपस्थापक अधिकारी, जिसको अभियोजन पक्ष कहा जाता है, और औपचारिक कार्मिक जिसको बचाव पक्ष कहा जाता है, दोनों के पास सम्मन पहुंचना चाहिए। जब दोनों के पास सम्मन पहुंच जाता है तो जांच अधिकारी है वो संतुष्ट होता है, और ये जो सम्मन जाता है दोनों पक्षों के पास, इसमें प्रथम सुनवाई की डेट भी होती है। तो सम्मन जब दोनों पक्षों को तामील करवा दिए जाते हैं उसके बाद जांच अधिकारी के द्वारा जो जांच तिथि और समय निर्धारित किया गया है उस तिथि को उस समय पर दोनों पक्ष यानी औपचारिक कार्मिक और उपस्थापक अधिकारी उस जांच अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय पर पहुंचते हैं। जो रीडर होता है वो सबसे पहले इन दोनों पक्षों की उपस्थिति के हस्ताक्षर लेता है,
और दोनों ही पक्षों से उनके मोबाइल नंबर लिखवाता है और उनका एड्रेस लिखवाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कार्रवाई शुरू हो रही है रीडर की नियुक्ति से, वो रिटर्न में चल रही है, एक नोट शीट चल रही है, प्रोसीडिंग में लिया जाता है लिखित में। अब दोनों पक्षों की उपस्थिति हो गई, उनके हस्ताक्षर हो गए, उनके मोबाइल नंबर ले लिए गए और उनका एड्रेस लिख लिया गया। इसके बाद जो औपचारिक कार्मिक होता है, जिसको बचाव पक्ष भी कहते हैं, उस औपचारिक कार्मिक पे जितने भी चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं, वो सारे आरोप एक एक करके जांच अधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाए जाते हैं। और ऐसे नहीं है एक साथ, उसमें जितने आरोप हैं, 1 2 3 4 जितने आरोप लगे हैं औपचारिक कार्मिक पे, वो प्रत्येक आरोप तसल्ली से जांच अधिकारी पढ़ करके उसको सुनाएगा। और आरोप सुनाने के बाद, पढ़कर सुनाने के बाद, प्रत्येक आरोप पर औपचारिक कार्मिक से स्वीकार या अस्वीकार कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला आरोप पढ़ करके सुनाया जांच अधिकारी ने, और वो तुरंत पूछेगा औपचारिक कार्मिक से कि क्या आपको यह आरोप स्वीकार है। तो औपचारिक कार्मिक के पास उत्तर देने के लिए 2 ही शब्द होते हैं, यस या नो, हाँ या नहीं। या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। इसी क्रम में जितने भी आरोप हैं उनके लिए पढ़ के सुनाए जाएंगे, और वो पढ़ के सुनाए जाएंगे और उन पे औपचारिक कार्मिक से स्वीकार करवाया जाएगा या अस्वीकार करवाया जाएगा। अब वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसके आगे प्रत्येक आरोप के सामने उस औपचारिक कार्मिक के हस्ताक्षर होंगे। यदि औपचारिक कार्मिक पे जितने भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों को वो औपचारिक कार्मिक स्वीकार कर लेता है इस प्रथम सुनवाई में ही, तो ये जांच यहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब उस पे आरोप लगे हैं और उन आरोपों को ही वो औपचारिक कार्मिक है वो स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब उसने गलती की है। लेकिन हम यूं मान के चलते हैं कि उसने सभी आरोपों को अस्वीकार कर दिया, सब आरोपों के सामने अस्वीकार लिख दिया और उसके आगे हस्ताक्षर कर दिए। तो आरोप अस्वीकार हो गए, इसका मतलब जांच आगे चलेगी। उसके बाद में जांच अधिकारी द्वारा उस औपचारिक कार्मिक या बचाव पक्ष को ये पूछा जाता है कि आपको किसी बचाव सहायक की जरूरत है। ये बचाव सहायक कौन होता है? बचाव सहायक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बचाव पक्ष को सहायता करता है। यानी इसका आशय ये होता है कि इस जांच में जो औपचारिक कार्मिक होता है उसको अपना बचाव करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे माननीय न्यायालय में कोई केस की सुनवाई होती है तो वकील किया जाता है, वैसे ही ये औपचारिक कार्मिक अपने लिए बचाव सहायक नियुक्त कर सकता है। जांच अधिकारी द्वारा उसको पूछा जाता है। यदि वो औपचारिक कार्मिक ये कहता है कि नहीं, मुझे बचाव सहायक की जरूरत नहीं है, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन वो ये कहता है कि हाँ, मुझे बचाव सहायक की जरूरत है, तो फिर जांच अधिकारी द्वारा उस औपचारिक कार्मिक को ये कहा जाएगा कि आप दूसरी सुनवाई पे जिसको बचाव सहायक बनाना चाहते हैं उसके दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। अब यहाँ एक बीच में छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि बचाव सहायक किसको बनाया जाता है या किसको बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, किसी वकील को कभी भी बचाव सहायक नहीं बनाया जा सकता। सेवारत कार्मिक को भी बचाव सहायक नहीं बनाया जा सकता।
फिर बचाव सहायक किसको बनाया जाएगा? कोई सेवानिवृत्त कार्मिक, यानी ऐसा कार्मिक जो सेवानिवृत्त हो चुका है, उसको बचाव सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि कोई सेवानिवृत्त कार्मिक या अधिकारी एक समय में केवल एक जांच में ही बचाव सहायक बन सकता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति बचाव सहायक बना एक जांच में, तो वो उसी समय किसी दूसरी जांच में बचाव सहायक नहीं बन सकता। एक बार में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति केवल एक जांच में ही बचाव सहायक बन सकता है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो अपचारी कार्मिक है उसने ये कह दिया पहली सुनवाई में कि साहब मुझे बचाव सहायक की जरूरत है, तो जो जांच अधिकारी है वो उसको कहेगा कि आप जो अगली सुनवाई होगी, दूसरी सुनवाई, उसमें अपने बचाव सहायक, जिसको आप बचाव सहायक नियुक्त करना चाहते हैं, उस सेवानिवृत्त कार्मिक के दस्तावेज लेकर के उपस्थित हों। दस्तावेज का मतलब उसकी जो भी उसके परिचय से संबंधित कागज होते हैं आवश्यक, वो उसको लेके आने होते हैं। इतना होने के बाद जो पहली फर्स्ट हियरिंग है, प्रथम सुनवाई, वो समाप्त होने को होती है। लेकिन जाने से पहले वो जो प्रोसीडिंग फाइल है, आज की जो प्रोसीडिंग हुई, उस पे अपचारी कार्मिक के साइन करवाए जाते हैं। अंत में जो उपस्थापक अधिकारी होता है, जिसको हम अभियोजन पक्ष कहते हैं, उसके भी साइन होते हैं, और जांच अधिकारी भी साइन करते हैं। तो ये प्रथम सुनवाई समाप्त हो गई। इसको संक्षेप में अपन यूँ समझ सकते हैं कि जांच अधिकारी ने प्रथम सुनवाई में क्या किया कि जो औपचारिक कार्मिक था उसको एक एक करके आरोप पढ़ करके सुनाए, उनको स्वीकार अस्वीकार करवाया, उसके हस्ताक्षर करवाए। फिर औपचारिक कार्मिक से पूछा कि आपको बचाव सहायक की ज़रूरत है। औपचारिक कार्मिक ने कहा कि हाँ मुझे ज़रूरत है। तो जांच अधिकारी ने कह दिया कि अगली सुनवाई में आप जिसको अपना बचाव सहायक नियुक्त करवाना चाहते हैं उसके दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। फिर दोनों पक्षों को अगली सुनवाई की डेट दे दी जाती है, और उस दिन की कार्रवाई, वो सुनवाई वहीं समाप्त हो जाती है। अगली डेट पर फिर सुनवाई शुरू होती है, सेकेंड हियरिंग। उसमें वही अपचारी कार्मिक भी उपस्थित होगा, उपस्थापक अधिकारी भी उपस्थित होगा। लेकिन यहाँ पे केवल अपचारी कार्मिक के द्वारा अपने बचाव सहायक के दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए जाएंगे। वो दस्तावेज जांच अधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को भेजेंगे, और दोनों पक्षों के साइन करवा लिए जाएंगे, और दूसरी हियरिंग यहीं समाप्त हो जाएगी। अब तीसरी हियरिंग कब होगी? देखिएगा, जब तक बचाव सहायक की नियुक्ति अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं हो जाती, तब तक जांच प्रक्रिया लंबित रहती है, यानी वो वहीं रुकी रहती है। जैसे ही बचाव सहायक का नियुक्ति पत्र अनुशासनिक अधिकारी से जांच अधिकारी के पास आ जाता है, तो फिर जांच अधिकारी दोनों पक्षों को पत्र जारी करके और तीसरी सुनवाई की तिथि बताते हैं। जब तीसरी सुनवाई की डेट आती है, तो दोनों पक्ष तीसरी सुनवाई के लिए जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होते हैं। उनसे उपस्थिति के वही साइन करवाए जाते हैं। फिर जांच अधिकारी द्वारा जो अभियोजन पक्ष है, उपस्थापक अधिकारी है, उससे अपचारी कार्मिक के विरुद्ध उसके पास जितने भी दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज मांगे जाते हैं, और उनका दस्तावेजीकरण एक अलग फाइल में किया जाता है।
इन उपस्थापक अधिकारी द्वारा औपचारिक कार्मिक के विरुद्ध जितने भी दस्तावेज पेश किए जाएंगे उनको एक विशेष नाम दिया जाता है यहाँ EXP। और मान लीजिए 8 या 9 दस्तावेज दिए तो उनको लिखा जाएगा दस्तावेज EXP1, EXP2, EXP3, EXP4 ऐसे करके एक क्रम में और अलग फाइल में लगाया जाएगा उन दस्तावेजों को। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये EXP का मतलब क्या होता है। EX का मतलब होता है एनेक्चर, जिसको हम हिंदी में संलग्नक कहते हैं, और P का मतलब होता है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब हिंदी में होता है दोषी। तो दोषी से संबंधित जो दस्तावेज उपस्थापक अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जांच अधिकारी के समक्ष, उनको EXP1, EXP2, EXP3 ऐसे करके और फाइल में लगाया जाता है, जिसको हम दस्तावेजीकरण करना कहते हैं। और साथ ही जो अभियोजन पक्ष या उपस्थापक अधिकारी होता है वो गवाहों की सूची भी एक निर्धारित फॉर्मेट में जांच अधिकारी को प्रस्तुत करता है कि हमारे पक्ष में या विभाग के पक्ष में ये इतने गवाह गवाही देंगे। 2 गवाह हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो उन गवाहों की सूची एक निर्धारित फॉर्मेट होता है गवाहों की सूची का। उस फॉर्मेट में उन गवाहों की सूची बना करके और वो उपस्थापक अधिकारी या अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी को सौंपता है। तो 2 काम हुए इस सुनवाई में। एक तो उपस्थापक अधिकारी ने विभाग की तरफ से उस औपचारिक कार्मिक के विरुद्ध जितने भी दस्तावेज थे वो सौंप दिए, उनको एक अलग फाइल में लगा दिया। और दूसरा, विभाग की तरफ से या अभियोजन पक्ष की तरफ से जितने भी गवाह होंगे उनकी निर्धारित फॉर्मेट में एक सूची बना के जांच अधिकारी को दे दी। इसके बाद दोनों पक्षों के साइन करवा लिए जाते हैं और तीसरी जो हियरिंग है, थर्ड हियरिंग, वो यहीं समाप्त हो जाती है। और फिर जांच अधिकारी द्वारा चौथी सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। जब नेक्स्ट हियरिंग होगी, 4th हियरिंग, तो उसमें दोनों ही पक्ष आएंगे, उपस्थिति के साइन करेंगे और फिर जो जांच अधिकारी होगा वो बचाव पक्ष से यानी औपचारिक कार्मिक से अपने बचाव के संबंध में उसके पास जितने भी दस्तावेज हैं वो मांगेंगे और उनको EXD के नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। मान लीजिए उसने अपने बचाव में 6 कागज पेश किए, 6 दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो उनको लिखा जाता है EXD1, EXD2, EXD3। इसका मतलब क्या होता है? EX का मतलब वही एनेक्जर या संलग्नक, और D का मतलब होता है डिफेंस। तो डिफेंस के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो EXD1, EXD2 ऐसे करके वो अलग फाइल में लगाए जाते हैं। और फिर बचाव पक्ष के द्वारा वही गवाहों की सूची निर्धारित फॉर्मेट में जांच अधिकारी को दी जाती है कि साहब ये इतने गवाह हैं जो मेरे पक्ष में गवाही देंगे। इसी के साथ उन दोनों पक्षों के साइन हो जाएंगे, जांच अधिकारी साइन कर देंगे और जो 4th हियरिंग है वो यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर जो 5th हियरिंग होगी यानी जांच अधिकारी द्वारा 5वीं सुनवाई के लिए फिर डेट दे दी जाएगी। फिर निर्धारित तिथि को 5वीं सुनवाई शुरू होगी। उसमें जो अभियोजन पक्ष है यानी जो उपस्थापक अधिकारी है उसके गवाह पेश होंगे। उन गवाहों से गवाही ली जाएगी लिखित में।
एक एक गवाह को बुलाया जाएगा, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आगे उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इस तरह से उसके जितने भी गवाह होंगे, जितनों की सूची उसने दी थी, उसमें जितने भी गवाह थे, उनकी पहचान के दस्तावेज जांच अधिकारी देख लेगा। फिर वो जो बयान देंगे वो बयान लिख लिए जाएंगे रीडर के द्वारा और उस पे उनके आगे हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। तो इस तरह से गवाह के बयान हो जाएंगे। बस फिर उसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान होंगे और वो कार्रवाई 5वीं जो हियरिंग है, 5th हियरिंग, वो वहीं समाप्त होगी। दोनों पक्षों के साइन हो जाएंगे लास्ट में और जांच अधिकारी के साइन हो जाएंगे और जांच अधिकारी नेक्स्ट हियरिंग यानी 6ठी सुनवाई की डेट दे देंगे। जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें जो औपचारिक कार्मिक है या जिसको बचाव पक्ष अपन कह रहे हैं, वो बचाव पक्ष अपने गवाहों को पेश करेगा। वैसे ही एक एक गवाह के लिखित में बयान होंगे, उनके साइन ले लिए जाएंगे और फिर वो हियरिंग वहीं उनके साइन के साथ में समाप्त हो जाएगी। फिर जांच अधिकारी नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे देंगे। अब नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें अभियोजन पक्ष अपनी लिखित डिबेट प्रस्तुत करेंगे और लिखित में जो भी उनको अपने पक्ष में बात कहनी है वो लिखित में लिख करके लाते हैं, जिसको लिखित बहस या लिखित डिबेट कहा जाता है। तो जो उपस्थापक अधिकारी है या अभियोजन पक्ष है वो लिखित बहस है वो प्रस्तुत करेगा जांच अधिकारी के समक्ष। उसको प्रोसीडिंग में लिया जाएगा, उसके साइन करवाए जाएंगे और उस सुनवाई में केवल इतना ही होगा। फिर दोनों पक्षों के साइन होकर जांच अधिकारी साइन करके अगली सुनवाई की डेट दे देंगे। फिर जांच अधिकारी द्वारा जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट निश्चित की गई है उस डेट पे दोनों पक्ष आएंगे, लेकिन उस हियरिंग में बचाव पक्ष अपनी लिखित बहस या लिखित डिबेट प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार इस वाली ये जो हियरिंग है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके समाप्त होने से पहले जो जांच अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों से ये पूछ लेंगे और ये लिखित में मतलब जो लिखित बहस देते हैं उसमें ये लिखवा लेते हैं दोनों पक्षों से कि अब हमारे पास हमारे पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए अन्य कोई दस्तावेज शेष नहीं रहा। यानी जो कुछ हमें दस्तावेज देने थे, जो प्रूफ देने थे, जो साक्ष्य देने थे वो हम दे चुके हैं। अब हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं। लिखित हियरिंग बचाव पक्ष की ले ली। अब इसके बाद जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है और जो जांच अधिकारी हैं उनके पास जो लिखित दस्तावेज होते हैं वो उनके पास गवाहों के बयान भी होते हैं। शुरू से सारी लिखित कार्रवाई लिपिबद्ध की जाती है, प्रोसीडिंग में ली जाती है, उसका गहन अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे सजगता के साथ, पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए, और फिर जांच अधिकारी एक लिखित प्रतिवेदन तैयार करेंगे। वो लिखित प्रतिवेदन जो होगा वो 5 फाइल्स के रूप में होगा, 5 प्रतियों के रूप में होगा। अब ये 5 प्रतियां कौन सी होंगी? सबसे पहले प्रोसीडिंग फाइल, यानी हमने देखा कि रीडर की नियुक्ति से ही सब कुछ लेखबद्ध होना शुरू हो जाता है, नोटशीट पे चलता है सब। तो उसकी प्रोसीडिंग की हर सुनवाई में
कुछ ना कुछ लिपिबद्ध किया गया तो वो प्रोसीडिंग फाइल में लगता है सारा। तो एक प्रोसीडिंग फाइल हो जाएगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कि जांच प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जांच अधिकारी के द्वारा जो लिखित प्रतिवेदन तैयार किया गया है वो प्रतिवेदन, और उसके साथ जो आरोप पत्र और आरोप विवरण पत्र जो चार्जशीट दी गई थी वो उसके पीछे लगाई जाती है और उसकी एक फाइल बनती है। तो दूसरी फाइल हो जाती है जांच प्रतिवेदन और आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र। फिर एक तीसरी फाइल और बनती है। अभियोजन पक्ष या उपस्थापक अधिकारी ने जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो सारे दस्तावेज की एक तीसरी फाइल बनती है। फिर चौथी फाइल जो बचाव पक्ष है, औपचारिक कार्मिक है, उन्होंने जो जितने भी दस्तावेज दिए उन दस्तावेजों की एक चौथी फाइल बनती है। और पांचवी और अंतिम फाइल तैयार होती है जो जांच अधिकारी हैं उनके कार्यालय से औपचारिक कार्मिक या बचाव पक्ष को या उपस्थापक अधिकारी को या अभियोजन पक्ष को जितना भी पत्र व्यवहार किया गया है उस पत्र व्यवहार की प्रतियां उस पांचवी फाइल में सुरक्षित रखी जाती है। तो इस तरह से ये 5 फाइलें तैयार हो जाती हैं और वो ही 16 CCA की जांच की रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को जांच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती है। यहाँ बीच में एक टर्म जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो अपने से मिस हो गया कि जो गवाह होते हैं उन गवाहों के लिए भी एक विशेष नाम आता है। यानी उपस्थापक अधिकारी की तरफ से जो गवाह आएंगे उनको अपन लिखेंगे EXPW1। यहाँ EXP का मतलब तो आप पहले समझ चुके हैं, W का मतलब विटनेस होता है, गवाह होता है। तो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो गवाह प्रस्तुत होते हैं, जैसे एक पहला मान लीजिए 3 गवाह पेश किए उन्होंने, तो पहले गवाह को लिखेंगे EXPW1, दूसरे को लिखेंगे EXPW2, तीसरे को लिखेंगे EXPW3 जिस दिन वो गवाह आते हैं उस दिन। इसी तरह से जिस दिन बचाव पक्ष के गवाह आते हैं, औपचारिक कार्मिक के पक्ष के गवाह आते हैं, उनको EXDW1 लिखा जाता है। EXD का मतलब आप पहले से जानते हैं और W का मतलब वही विटनेस हो गया। तो मान लीजिए औपचारिक कार्मिक की तरफ से 2 गवाह पेश हुए तो उनको लिखेंगे EXDW1 और EXDW2। ये एक विशेष नाम है, वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने होते हैं। इनका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से ये जांच रिपोर्ट तैयार करके जांच अधिकारी है वो अनुशासनिक अधिकारी को भेज देते हैं। जांच अधिकारी का यहाँ काम समाप्त हो जाता है। अनुशासनिक अधिकारी वो जो 5 फाइल उनके पास पहुँचती हैं जिसको हम जांच रिपोर्ट कह सकते हैं, उस जांच रिपोर्ट का बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद यदि इस विस्तृत जांच में कार्मिक के विरुद्ध कोई दोष साबित नहीं होता है तो जांच यहीं समाप्त हो जाती है। और यदि कोई दोष साबित होता है अनुशासनिक अधिकारी की नज़र में तो वो दोष या वो अनियमितता कितनी गंभीर है इसके आधार पे हमने नियम 14 में जो 4 दीर्घ शास्तियां पढ़ी थी, पदोन्नत करना यानी डिमोशन कर देना, उसके बाद में आनुपातिक पेंशन दे करके कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना, सेवा से हटा दिया जाना और सेवा से पदच्युत कर देना,
इन चारों दीर्घ शास्त्रियों में से जो नियम 14 में वर्णित हैं, इनमें से अनुशासनिक अधिकारी कोई भी दंड उसके आधार पे कि उस कर्मचारी का दोष कितना बड़ा है, कितना गंभीर है, उसने कितनी गंभीर अनियमितता की है, उसके आधार पे कोई दंड निर्धारित करते हैं। और फिर अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा एक स्पष्ट दंडादेश जारी किया जाता है। उसकी प्रति उस अपचारी कार्मिक को भी मिलती है और उसका जो नियंत्रण अधिकारी होता है थ्रू चैनल उनके पास भी पहुंचती है। अब कार्मिक को दंडादेश मिल गया, फिर कार्मिक के पास आगे क्या रास्ता है? वही जो 17 सीसी में आगे होता है। कार्मिक को जिस अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा दंडादेश दिया गया है, उससे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके पास वो क्रमशः अपील कर सकते हैं। यदि वहाँ उनका दंडादेश अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया दंडादेश खारिज हो जाता है तो कार्मिक वहीं बरी हो जाते हैं। अगर वहाँ पे भी मान लीजिए खारिज नहीं हुआ तो अपील प्राधिकरण उसके बाद न्यायालय तक मामला जाता है और माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो फिर सर्वमान्य होता है। वो कार्मिक को भी मानना पड़ता है, विभाग को भी मानना पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है 16 सीसी की। अब मेरे हिसाब से हमने इतनी सहजता से और इतनी सरलता से इस 16 सीसी की कार्रवाई को समझा है कि इसके बाद में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसकी प्रक्रिया हमें समझ में नहीं आए। हाँ, ये एक अलग बात है कि देखिएगा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं या जो अभिलेख के साक्ष्य तैयार किए जाते हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें जो शब्दावली काम में ली जाती है वो थोड़ी सी न्यायालय में जो जिस तरह की भाषा या शब्दावली काम में ली जाती है, जिस तरह की ड्राफ्टिंग काम में ली जाती है, कुछ उससे मिलती जुलती होती है। वो हमें तभी समझ में आती है जब हम उस पर प्रैक्टिस करें या इस तरह का कभी हमें अवसर मिले एक जांच अधिकारी के रूप में। मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि किसी के विरुद्ध 16 सीसी की कार्रवाई हो और उसको इस तरह का अनुभव मिले, लेकिन कार्मिक सरकारी सेवा में होता है तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ जाता है। तो मेरा उद्देश्य था 16 सीसी की प्रक्रिया को स्पष्ट समझाना, हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि 16 सीसी की प्रक्रिया कैसे होती है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको ये प्रोसेस है वो समझ में आई होगी। आगे हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।